गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में थोड़े से व्यस्त भी होंगे। और जैसा कि मैंने कहा था कि 2020 बड़ी मुश्किलों से जाने वाला है और 2021 जल्दी से आने वाला है। तो इस नए साल की नई उम्मीदों के लिए एक जो हमने चैप्टर शुरू किया था, ये पोएम थी इफ। और इस इफ पोएम के 5 अर्लियर वीडियोस आप लोगों के लिए आ चुके हैं। अब ये 6th और फाइनल जो वीडियो है इस टॉपिक को लेकर, वो मैं आपके सामने आज यहां पर लेकर आया हूं। और इन सभी वीडियोस को आप क्रमबद्ध तरीके से कंटिन्यूटी में आप देखें, समझें और इसके जो मोटिवेशन जो इसमें आपको मिल रहा है उसे आप आत्मसात करें, अपने अंदर समाएं, उसको जिए उसके साथ में और अपने अंदर योग्यता पैदा करें, इस चीज के लिए एबिलिटी पैदा करें कि आप कितनी भी मुसीबत आने पर हारेंगे नहीं, हार नहीं मानेंगे और लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। इस पोएम का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस की कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताई थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके लिए रिकमेंड की थी। उम्मीद है कुछ स्टूडेंट्स जिन्हें पढ़ने का शौक है, जिन्हें पॉइंट्स वगैरह के लिए इंटरेस्ट है उनके अंदर, उन्होंने वो पॉइंट्स ढूंढी होगी, उन्हें पढ़ा होगा और बहुत अच्छा सीखा होगा। ये वीडियोस अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं इन्हें। और मुझे उम्मीद है घर में जो भी कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट है, चाहे वो किसी और कॉलेज में भी पढ़ता होगा, अगर आप उसे भी ये वीडियोस दिखाएंगे तो वो भी मोटिवेट होगा और जीवन में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से प्रयास करेगा। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द लास्ट पॉइंट। जो कुछ पॉइंट्स और हैं यहां पर जिन्हें हम आगे देखते हैं कि इस पॉइंट में अब क्या बचा है, और उसे हम आज स्टैंजा 3rd और स्टैंजा 4th को आपको समराइज करते हुए हम पढ़ेंगे। हियर इज स्टैंजा 3rd। द पोएट सेज दैट वन शुड मेक वन हीप ऑफ ऑल द अचीवमेंट्स वन हैज मेड एंड देन टेक बिग रिस्क्स। अब तक आपने क्या हासिल किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। आप पिछले 5 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, डजंट मैटर। जब 6ठा वर्ल्ड कप आएगा तो लोग यही उम्मीद करेंगे कि ये भी आप जीतें। यही होता है जीवन में। आपने एक बार सफलता क्या हासिल की, आपके लिए बस लोगों को यही इंतजार रहेगा कि इसे फिर सफलता मिले। यानी जो आपके चाहने वाले हैं वो आपसे फिर उम्मीद लगाएंगे। आप अगर दोबारा फेल हो गए तो लोग आपको, आपकी जीत को तुक्का कहेंगे। फ्लूक, एक तुक्का थी आपकी जीत, तो उसे यह साबित करने के लिए कि वो जीत तुक्का नहीं थी, आपको फिर जीतना पड़ेगा। हम लोगों ने कितनी बार अन्याय किया है हमारे खिलाड़ियों के साथ में, हमारे प्लेयर्स के साथ में। वो जीत कर आए हैं वर्ल्ड कप और आने के बाद अगर 2 वनडे मैच, 2 2020 मैच या 1 टेस्ट मैच भी अगर वो हार गए तो हम कहते हैं इस टीम से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। होता है ना, यही पॉइंट कह रहा है यहां पर। आपने जो कुछ अचीव किया उसे अलग कर दीजिए, अलग रख दीजिए एंड देन फिर से एक बड़ा रिस्क लीजिए। इन अदर वर्ड्स, वन शुड नेवर बी अफ्रेड ऑफ डूइंग थिंग्स दैट कैन ईदर मेक वन सक्सेसफुल और ruin एवरीथिंग। और हर कदम पर, हर बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने में हमेशा एक रिस्क बना रहता है, पाने और खोने का। या तो आप पा जाएंगे या आप खो जाएंगे। इफ वन फेल्स आफ्टर टेकिंग बिग रिस्क्स, he should start again from the beginning without thinking or saying anything about the loss to others. In fact, अगर आप हार भी जाते हैं इस बड़े रिस्क में, अगर आप कामयाब नहीं हो पाते हैं तो भी अपनी इस
कमी का, अपनी इस लॉस का सबके सामने ढिंडोरा ना पीटें, सबके सामने बार बार आंसू ना बहाएं कि मैं तो लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं बचा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। जी नहीं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आगे बढ़ने का एक और ट्राई करना है और तब तक करते जाना है जब तक सफलता आपके हाथ नहीं लगती। In the fifth line, the poet says that one should use his heart and nerve and sinew, that is courage. इन सबको मिलाकर एक ही शब्द कहा जाएगा, साहस को एकत्रित करना है, अपने दिल को, अपने दिमाग को और अपनी मांसपेशियों को, इन सबको इतना मजबूत करना है कि आप दोबारा कभी फेल ही ना हो। जब ये तीनों मिल जाएं तो आपको सफलता ही प्राप्त हो। When nothing is left in life, ये इस पॉइंट की मेरी सबसे फेवरेट लाइन में है, एक है, When nothing is left in life, one should have a strong willpower which may encourage one to hold on. When nothing is left in life, जब जीवन में कुछ भी नहीं बचे तो हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए जो हमें एनकरेज कर सके होल्ड ऑन करने के लिए। होल्ड ऑन करने के लिए मतलब कि अभी रुको, सब खत्म नहीं हुआ है, पॉज करो, सोचो और फिर आगे बढ़ो। एक ऑरेंज लाइट की तरह है जो हमें मूव करने के लिए तो कहती है, लेकिन ये भी कहती है कि अपने चारों ओर देखो, कहीं कोई और व्हीकल तो नहीं आ रहा, कहीं आपका एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं आप टकरा ना जाए। तो इट इज लाइक ऑरेंज लाइट, आपको रोक नहीं रही है वो लाल लाइट की तरह, आगे बढ़ने के लिए कह रही है, लेकिन सावधानी के साथ, विथ केयर। स्टेंजा फोर्थ, द लास्ट स्टेंजा, द पोएट सेज दैट व्हाइल अमंग द कॉमन पीपल one must keep his virtues and never behave like them, while among the kings, that is big personalities, one should never have pride and ego. In other words, the poet is saying that when one is poor, he should keep his virtues, and when he becomes rich, he should never ego. कहने का मतलब यह है कि जब आपके पास कॉमन आदमी साथ खड़े हों तो अपने वर्च्यूज को, अपने गुणों को खत्म नहीं करना चाहिए। While among the kings, अगर आप किंग्स के बीच में हैं तो आपके अंदर कभी ईगो नहीं आना चाहिए, प्राइड नहीं आना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, पॉइंट ये कहना चाहता है कि जब आप पुअर हैं तो आपको अपने वर्च्यूज हमेशा अंदर रखने चाहिए, गुण कभी खत्म नहीं करना चाहिए। और जब आपके अंदर रिचनेस आ गई है, अमीरी आपके पास आ गई है, आप अमीर हो चुके हैं, तो आपको ईगो नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट, द पोएट सेज दैट नीदर फोज नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट बिकॉज of what principles and ideals one hold. One should never give up them. हमें एक सामंजस्य रखना चाहिए कि हमारे दुश्मन भी हमें प्रभावित ना कर सके, ज्यादा विचलित ना कर सकें, और ना ही हमारे दोस्त हमें हर्ट कर सकें, क्योंकि हम एक बैलेंस्ड रहेंगे, हमारे प्रिंसिपल्स के ऊपर ही हम काम करेंगे, फिर चाहे वो दुश्मन के लिए हो चाहे वो दोस्त के लिए हो। सिद्धांत हमारे कभी नहीं बदलेंगे और कैसी भी सिचुएशन हो हम हार नहीं मानेंगे, हम गिव अप नहीं करेंगे। People will often remain dependent on him, but he should never allow them to remain completely dependent on him. जी हां, एक वक्त ऐसा आएगा जब लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे, सिर्फ आप पर निर्भर रहेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ऐसा इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपको उन लोगों को भी आत्मनिर्भर बनाना है। ऐसा ना हो कि वो सिर्फ आपके भरोसे बैठे हों और वो अपने ऊपर भरोसा करना छोड़ दें।
द पोएट मे ऑल्सो बी सेइंग दैट वन शुड नेवर गिव अदर टू मच इंपॉर्टेंस और एल्स he will get emotionally attached to them which will hurt him in the future. Poet कहता है one should never give other too much importance. जो सामने वाले हैं हमें उन्हें कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, वरना क्या होगा, आप उनसे इमोशनली अटैच्ड हो जाएंगे और ऐसा होने पर एक खतरे का दायरा पैदा हो जाता है जहां पर धोखेबाजी की आशंका रहती है। इन केस किसी भी वजह से आपको कोई धोखा मिला तो आप हर्ट हो जाएंगे, आपको बेहद दुख होगा। तो उससे बचने के लिए बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड होने की जरूरत नहीं है। जितना हमारा प्रिंसिपल यानी सिद्धांत जो जीवन का हमने बना रखा है, जितना वो हमें अलाउड करेगा उतना ही आप अपने रिलेशन को मेंटेन रखें। कहीं बहुत ज्यादा पॉजेसिव ना बने और कहीं बहुत ज्यादा सबमिसिव भी ना बने कि आपने बिल्कुल गिव अप कर दिया है सामने लोगों के और लोगों ने आपको कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। इन द नेक्स्ट लाइन द पोएट टॉक्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। समय के बिना कोई भी जीत और हार की बात नहीं की जा सकती, किसी भी सफलता की बात नहीं की जा सकती। यहां पोएट ने भी समय की बात की है। अकॉर्डिंग टू हिम टाइम इज प्रेशियस एंड विल नेवर कम बैक। समय बेहद कीमती है और यह कभी वापस नहीं आएगा। बल्कि मैं तो कहता हूं समय की कोई कीमत ही नहीं लगा सकता। किसी के लिए समय 10 रुपए का है, किसी के लिए 1000 का है, किसी के लिए 1 करोड़ का है और किसी के लिए 1000 करोड़ का है वो समय। तो उसकी कोई कीमत नहीं है। इनफैक्ट मैं कहता हूं व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो समय को कैसे देखता है, लेकिन उस व्यक्ति के अनुसार उसकी एक ना एक कीमत है। तो टाइम इज प्रीशियस एंड विल नेवर कम बैक। Hence, one should start utilizing each and every second of life. ये जो वीडियो आप 20-20 मिनट के आप देख रहे हैं, कुल मिलाकर 1.5 घंटे 2 घंटे के जितने भी वीडियोस आपने देखे हैं, वो आपने समय का सदुपयोग किया है। आपने समय को यूटिलाइज किया है अपने जीवन को बदलने के लिए। इन द फाइनल 2 लाइन्स द पोएट टेल्स हिज सन if he acts upon all the advice he gave above। अब ये वो पॉइंट है जहां पर कंडीशंस को फुलफिल किया जा रहा है कि अगर आपने बेटा इन सारी बातों पर अमल किया, ऊपर बताई गई सारी कंडीशंस को फॉलो किया, तो क्या होगा, यू विल बी एबल टू अचीव वॉट एवर यू लाइक एंड यू विल बी अ मैन। तो तुम एक सच्चे इंसान बन पाओगे और तुम्हारी जितनी भी कामनाएं हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं कुछ बड़ा अचीव करने की, जो सपना तुम पूरा करना चाहते हो वो जरूर तुम्हारा फुलफिल होगा, जरूर वो सपना पूरा होगा। लेट्स हैव अ लुक ऑन सम डिफिकल्ट वर्ड्स। पहला ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, जिसके लिए मैंने कहा था ये पर्सोनिफाइड किया गया है, यानी विक्ट्री और ऐसी चीजें जो डिजास्टर के रूप में, जो नुकसान के रूप में सामने आती हैं। नेव्स यानी डिसऑनेस्ट व्यक्ति, बेईमान व्यक्ति। बिल्ड देम अप का मतलब है दोबारा निर्माण करना, किसी चीज को दोबारा बनाना। सिन्यू, जैसा मैंने बताया था, एक स्ट्रेंथ के रूप में, यानी हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट जो कि बोन्स और मसल को ऐड करता है, एक तरह का ऐसा टिश्यू जो कि बोन्स और मसल्स को कनेक्ट करता है। मेक अलाउंस, मेक अलाउंस का मतलब है यहां पर बहुत एक इंपॉर्टेंट मीनिंग है ये। टू मेक अलाउंस का मतलब है कि एक्सेप्ट करना, कोई चीज अगर कहीं गलत भी है तो उसे भी एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना अपनी गलती को भी। डाउट, डाउट आप जानते हैं शक,
और इम्पोस्टर का मतलब होता है फेक पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो धोखेबाज है। बस अब नजर डाल लेते हैं कुछ क्वेश्चंस पर। छोटे क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखता हूं। पहले, हु इज द पोएम रिटन फॉर? ये पोएम किसके लिए लिखी गई है? हाउ डू यू नो दिस? आप कैसे इस बारे में जानते हैं? द पोएम इज रिटन फॉर द पोएट्स सन बिकॉज द लास्ट लाइन सेज एंड विच इज मोर यू विल बी अ मैन माय सन। तो यहां पर सन जो वर्ड आ रहा है लास्ट में, उससे पता चलता है कि कवि ने अपने पुत्र के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए पोएम लिखी है। लेकिन मैंने जैसा कहा कि इतिहास में कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमने तो देखी नहीं है, तो कुछ सुनी सुनाई बातें हैं। तो बहुत सारे क्रिटिक्स ये क्लेम करते हैं कि ये पोएम नॉर्मल लिखी गई, सबको उद्देश्य में रख के, ध्यान में रखकर लिखी गई है। और कुछ लोग स्पेशली कहते हैं कि ये उसने अपने बेटे के लिए लिखी थी, उन्होंने अपने बेटे के लिए ये पोएम लिखी थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज कीप योर हेड? तो कीप योर हेड का मतलब है स्टे काम, शांत रहें। कीप योर हेड एक फ्रेज है यहां पर, जिसका अर्थ है कि आप उस समय भी अपने पथ से विचलित ना हो, अपने माइंड को एक जगह काम, कूल, सेंटर्ड रखें। विच टू नाउन्स आर पर्सनिफाइड? मैं बार बार इसका जिक्र कर चुका हूं, आपसे बता चुका हूं। ट्रायम्फ और डिजास्टर, इनको यहां पर पर्सनिफाइड किया गया है, व्यक्तिकरण इनका किया गया है। ये कुछ इंग्लिश के फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं जहां पर आपको पढ़ने को मिलता है, खासकर लिटरेचर के अंदर। व्हाट डज द पोएट गो ऑन टू डिस्क्राइब देम एज? ऊपर जो हमने बात की है पर्सनिफाइड वर्ड्स की, उन्हें पोएट क्या कहता है? पोएट ने उन्हें इम्पोस्टर्स का नाम दिया है, धोखेबाजों का नाम दिया है, छद्म, दुश्मन का नाम दिया है। व्हाट आर द अपोजिट ऑफ लविंग फ्रेंड्स? तो लविंग फ्रेंड्स का अपोजिट है फोज, FOES, यानी दुश्मन। अगला क्वेश्चन आप खुद भी हल कर सकते हैं, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं। मैं सिर्फ क्वेश्चन आपके सामने छोड़ रहा हूं स्क्रीन पर। मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को यहीं रोक रहा हूं, जिससे आप इसको नोट कर सकें, समझ सकें, पॉज करके। व्हाट डज दिस पोएम रिमाइंड यू ऑफ इन योर लाइफ? आपके जीवन में ये पोएम आपको किस चीज की याद दिलाती है? तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, बाकी नॉर्मल जैसे मैंने यहां लिखा है वह एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, कुछ लोगों का शामिल हो सकता है ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू। आप इसे पढ़ें, समझें इस आंसर को। व्हाट फीलिंग्स डज द पोएम अवेकन इन यू? जी हां, इस पोएम ने आपके अंदर कौन सी फीलिंग्स को जगाया है? हाउ डू यू और फीलिंग्स कनेक्ट विद दोज ऑफ द पोएट? आपकी फीलिंग्स पोएट के साथ कैसे कनेक्ट कर पा रही हैं, आप इसे बताएं। व्हाट इज द पोएम अबाउट? ये पोएम किस बारे में है? कंसिडर स्पीकर, सिंबल, कंपैरिजंस, कंट्रास्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो आपको मैं यहां पर स्क्रीन फिर पॉज कर रहा हूं कुछ देर के लिए, ताकि इस पॉइंट पर आप स्क्रीन को पॉज कर सके और इसे नोट कर सके और समझ सके। ये पोएम किस बारे में है, उसके बारे में आपको यहां पर लिखना है। दैट्स ऑल। अगर आप और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो ये एक लिंक यहां पर है, इसे आप कॉपी कर सकते हैं और इस लिंक को आप देख सकते हैं। इसमें आप और भी क्वेश्चंस हल कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा ये पोएम का एक वीडियो मुझे बनाकर। 6 वीडियोस टोटल मैंने यहां पर बनाए हैं। सभी वीडियोस में मोटिवेशन की बात की गई है और सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन आंसर्स भी यहां पर लास्ट में आपके लिए हल किए गए हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स दे दी गई हैं, जन्म की डेट, डेथ की डेट, कब ये पोएम लिखी गई है, क्यों लिखी गई है, सारे पॉइंट्स मैंने कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम लगती है, कहीं भी अगर आपको कोई मसला है इस पॉइंट को लेकर, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और इनफैक्ट इसे लाइक जरूर करें, हर वीडियो को लाइक करें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो उसकी सूचना आपको मिल जाए और आप तुरंत उस वीडियो को देखकर लाभ उठाएं, घर बैठे आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये पोएम आपको बदलेगी, एक नया साल में आप एक नए व्यक्तित्व से मिलेंगे जो कि आपका खुद का एक बदला हुआ व्यक्तित्व होगा।
और उस चेंज को देखकर आपके फैमिली में आपके पापा, मम्मी, ब्रदर, सिस्टर बहुत प्राउड फील करेंगे। यही मेरी इच्छा है। आने वाले नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ, ब्लेसिंग्स के साथ, मैं एक बार फिर आगे वाले वीडियोस में भी ये ब्लेसिंग्स दूंगा और इसी उम्मीद के साथ कि हम एक अच्छा साल देखेंगे। गुड लक, गुड बाय, टेक केयर। और जो अगला वीडियो होगा वो भी एक महान कृति होगी, एक महान रचना होगी, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। हमारे नोबेल लॉरेट रविन्द्रनाथ टैगोर जी की वो रचना होगी और उसे आप पढ़ेंगे, वहां भी आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, एक देश प्रेम की भावना आपके अंदर जागेगी। तो जल्द ही उसके वीडियोस भी आपके सामने आपको मिल जाएंगे। थैंक यू एंड टेक केयर, लव यू ऑल। बहुत प्यारे आप स्टूडेंट्स हैं, मेरा बहुत ज्यादा लव आपके लिए है और ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं, अफेक्शन मेरा हमेशा आपके लिए बना रहता है। तो टेक केयर, अच्छे से मेहनत करें और आगे बढ़ें।